चलिए, हमने कुछ पीछे छोड़ा हुआ था और वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सिलेबस का भी डिस्कशन चल रहा है वही बहुत लंबा चल रहा है, 3-4 पेज का। बेसिकली होता क्या है ना, जब आप यूपीएससी की जर्नी में आते हैं तो आपके पास शॉर्टकट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये बात आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कभी समझेंगे, कभी जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन समझेंगे जरूर कि बेसिकली ये इतना शॉर्टकट नहीं होता है जितना कि रील्स पे दिखाया जाता है आपको। यूट्यूब के रील्स पर ऐसे देखे 2 मिनट 2 सेकंड में, मतलब 4-5 सेकंड में आपको दिख जाएगा। यूपीएससी बोलते हैं सिलेबस कुछ है ही नहीं, इस टाइप का कई बार एहसास होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और हमारी थोड़ी सी आदत ये है क्योंकि हमको लंबे समय तक काम करना है ना, तो हमें क्या है, डिटेल में लेके चलना है। और डिटेल में लेके चलना है, समझाते हुए चलना है, खुद से भी जस्टिस करना पड़ता है ना, केवल सामने वाले से नहीं, खुद से भी जस्टिस करना पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हैं कम से कम जो है उसको तो अच्छा करिए। तो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हमको लगा था पिछले वाले वीडियो में कि कंप्लीट हो गया। जब मैं नागार्जुन का डिस्कस किया तो मुझे लगा कि होता है ना, कई बार पढ़ाते पढ़ाते चीजें रिदम में चीज छूट जाती हैं, इसलिए तो नोट्स रखना पड़ता है ना। ठीक है, कथा साहित्य हम लोग शुरू करते हैं आज, है ना। कथा साहित्य शुरू करते हैं। ये तो फिर वही डायग्राम बनाने वाली बात हुई क्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम हिंदी साहित्य कर दें, हिंदी साहित्य जिसमें कि आपका 2 पेपर होते हैं, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा अगर आपने शुरू किया है पेपर, मतलब हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया, आपको ये बात नहीं पता होगा कि 2 पेपर होते हैं। ये तो कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है ना। यहाँ पर पेपर 1 और उसके बाद पेपर 2, ये चीज आपको पता ही है, पीछे डिस्कस किया जा चुका है। अब पेपर फर्स्ट में जो है खंड क डिस्कशन हो चुका है और हम लोग खंड ख डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। खंड ख में यहाँ पर देखिए पेपर, यहाँ पर जो है खंड का ये कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन में, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं खंड ख, ठीक है। ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग खंड ख, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। और आज मतलब जहां पर शुरू कर रहे हैं वो है कथा साहित्य। सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। कथा साहित्य, ठीक है। कथा साहित्य में क्या क्या है आपका? सबसे पहला कौन है? उपन्यास। और कौन सा है? यथार्थवाद। उपन्यास का नाम जब आप सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं और आपके दिमाग में गोदान ना आए तो फिर क्या मतलब उपन्यास? वो भी हिंदी साहित्य उपन्यास। मतलब हिंदी साहित्य का उपन्यास आपने सुना या आपने कहीं पर देखा और उसमें आपको प्रेमचंद नहीं याद आए या गोदान नहीं याद आए, तो मतलब कैसे, मतलब आप जो है फिर सतही स्तर पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉइंट है? अगर क देखा जाए, क्या है? का उपन्यास और यथार्थवाद, ये आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। फिट मतलब याद होने चाहिए। जब तक आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे कम से कम ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे यूपीएससी सिलेबस में क्या क्या है, हमारे मेंस में क्या क्या आएगा। ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, हम भटकते जाते हैं। और कई बार लगता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, आपको लग रहा है पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, तो कम से कम एक ना आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा साहित्य आपका सबसे पहले कौन है? उपन्यास और यथार्थवाद। उपन्यास की बात जब भी हम करेंगे, हालांकि देखिए एक क्वेश्चन बनता है क्या जो है कि सारा श्रेय जो है प्रेमचंद के ऊपर ही आता है क्या उपन्यास? नहीं, लेकिन इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है हिंदी साहित्य उपन्यास में प्रेमचंद की भूमिका बहुत ज्यादा है। जब भी आप उपन्यास की बात करेंगे तो इसमें फिर क्या था? यथार्थवाद, आदर्शवाद से शुरू होकर प्रेमचंद के बारे में, हालांकि कई उपन्यासकार हैं लेकिन मेन आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उपन्यास और यथार्थवाद, आदर्शवाद से शुरू होकर यथार्थवाद में आना, ये उपन्यास की एक विशेषता रही है। और जो आपके राइटर्स हैं, मतलब कि जो आपके उपन्यासकार हैं, वो इस चीज में जो है बहुत बड़ा अपने आप को परिवर्तन लाते हैं कि पहले आदर्शवाद की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। हालांकि सब डिस्कशन होगा, डिटेल में होगा, आराम से होगा, डिटेल में होगा।
और उसके बाद यथार्थवादी अपने आप को परिवर्तित करते हैं। जब सामाजिक की विडंबना देखते हैं या परिस्थितियां देखते हैं तो उनके जो है उपन्यास में बहुत सारी चीजें, बहुत बदलाव आता है, और वो जो बदलाव आता है उपन्यास में उनके, वहां से डिसाइड होता है कि हिंदी साहित्य का उपन्यास कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है। और इसके आधार पर आप जो है किसी एक उपन्यासकार के जो है लेखन शैली पर जो है आप विश्लेषण करते हैं, आप उसके मतलब कि लेखन शैली और जो उनकी थॉट प्रोसेस है, मतलब विचारधारा है ना, उसको आप एनालिसिस करते हैं कि ये उपन्यासकार किस तरह के हैं। जैसे आप प्रेमचंद की जब बात करते हैं, या जब आप बात करेंगे क्या नाम है जैनेन्द्र को पढ़ेंगे, जब आप यशपाल को पढ़ेंगे, रेणु को पढ़ेंगे, या अभी आप जो है अगर हिंदी साहित्य में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होगा, महाभोज ने पढ़े, वैसे तो हो ही नहीं सकता, महाभोज तो पढ़ेंगे ही, जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, पहले तो एक चीज और देख लीजिए, ख पॉइंट क्या है, आप सिलेबस जरूर रखिए अपने पास, हवा में न पढ़िए, हवा में पढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। सिलेबस रखिए, बहुत सिस्टमेटिक वे में चलना पड़ता है यूपीएससी के फील्ड में। ऐसा नहीं है कि सो के उठ के सो के हुए देख रहे हैं, हाँ मैं हिंदी साहित्य ऐसे पढ़ लूंगा, ऐसे पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो सेट नहीं हो पाता दिमाग में, और जब सेट नहीं हो पाता फिर आप जब रिवाइज करते हैं वो चीजें फिर रिकॉल नहीं हो पाती जल्दी से। हर बार आपको ये लगेगा कि आप नया पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं। तो इस नएपन से बचने के लिए कम से कम जो है अपना जो नोट्स बना के रखिए, प्रिंट आउट रखिए, कुछ भी मतलब रखिए, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो भी आपको लगता है उसको रखिए। ठीक है, खा पॉइंट देखिए उसमें है सिलेबस में, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। खा पॉइंट क्या है, हिंदी उपन्यासों का, हिंदी उपन्यासों का, हिंदी उपन्यासों का उद्भव, उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। ठीक है, हिंदी उपन्यासों का उद्भव एवं विकास, ये है कौन सा पॉइंट, ये है ख पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ग पॉइंट आप देखेंगे, प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन है। एक तो रहा आपके बारे में कि उपन्यास यथार्थवाद, और उसके बाद आता है कि हिंदी उपन्यासों का उद्भव एवं विकास, और एक ग पॉइंट आता है क्या, प्रमुख उपन्यासकार। प्रमुख उपन्यासकार में आपके कुछ लोग फेमस हैं जो इसमें दिए गए हैं, जैसे प्रेमचंद हुए, जैनेन्द्र हुए, यशपाल हुए, रेणु हुए, या भीष्म साहनी हुए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तो लिखते चलते हैं, है ना। आपके कौन से हैं, प्रेमचंद, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन है, प्रेमचंद। देखिए प्रेमचंद जो आप पढ़ते हैं तो इनके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन, ये तो बहुत फेमस ही रहता है कि इनके आदर्शवाद यथार्थवाद, आदर्शवाद यथार्थवाद, एक कहानियों में भी आप पढ़ेंगे। जब आप उपन्यास की बात पढ़ेंगे तो आप प्रेमचंद की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, के लिए तो स्पेशल एक जो है कहानी मतलब बुक ही पढ़ाई जाती है, मतलब पूरा लिस्ट ही पढ़ाई जाती है बुक की, मतलब कहानियों की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद आप कौन आते हैं, जैनेन्द्र आते हैं, जैनेन्द्र और यशपाल, जैनेन्द्र, यशपाल। आप इनके कुछ ना कुछ उपन्यासों के नाम भी याद रखिए, और उपन्यासों में कुछ कैरेक्टर जो मेन होते हैं कैरेक्टर, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन था, रेणु और भीष्म साहनी। रेणु मतलब फणीश्वरनाथ रेणु है ना, रेणु और भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। ठीक है, इधर कर लें क्या, इस साइड कर देते हैं। और भीष्म साहनी। ठीक है, ये जो भीष्म है, भीष्म पितामह वाला नहीं है, ये उपन्यासकार हैं, इसमें सस्पेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियरिटी बना के रखिए। ये हो गए। उसके बाद अब आता है कि ये तो उपन्यास के बारे में बात हो गई, कुछ इनके जो है आपको क्या करना है, ये उपन्यास हो गए। अब उपन्यास के बारे में कुछ हुआ, उसका नाम याद रखिए, उपन्यासकार कौन कौन है, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, ये थोड़ा सा आपको नए लगेंगे हो सके, यशपाल, रेणु तो आप पढ़ेंगे, महिला आंचल तो आप पढ़ेंगे ही हिंदी साहित्य में, तो बहुत अच्छी, यशपाल को भी पढ़ेंगे ऐसा नहीं अभी यशपाल को नहीं पढ़ेंगे, है ना। इनकी भी एक उपन्यास है दिव्या, है ना, वो भी आप पढ़ेंगे। ये हो गया। उसके बाद भीष्म साहनी, प्रेमचंद पढ़ेंगे ही, डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो है अभी सिलेबस का पार्ट चल रहा है तो छोटे में लिख चलते हैं। उसके बाद अब आते हैं क्या, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास यहां पे कर लें। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, हिंदी
कहानी का उद्भव एवं विकास। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास। इसमें भी अब जो कहानीकार हैं, जो उपन्यासकार हैं, जैसे प्रेमचंद है मान लीजिए, अब ये प्रेमचंद उपन्यासकार तो है ना, लेकिन ये कहानी भी लिखे हैं और बहुत अच्छी अच्छी कहानी लिखे हैं। इसमें भी आपको जो है ये दिखेगा कि आदर्शवाद, फिर उसके बाद यथार्थवाद, ये दिखेगा आपको, फ्लो दिखेगा उसमें भी, ठीक है। और हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, इसके प्रमुख कहानीकार कौन कौन आपको सिलेबस में है, मेन पॉइंट ये है। एक होता है कि आपको जानना, एक होता है जो सिलेबस में है वो जानना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक होता है जानना और एक होता है सिलेबस को जानना, ठीक है। कौन कौन है? प्रेमचंद है, ससुर तो रहेंगे ही प्रेमचंद, ठीक है। उसके बाद कौन है? जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर प्रसाद। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जब आप पढ़ते हैं, इनके नाटक भी कुछ हैं, नाटक भी पढ़ेंगे, वहां पर भी इनका जिक्र आएगा जयशंकर प्रसाद का। प्रेमचंद का जैसे उपन्यास में हो गया, कहानी में हो गया, तो वैसे ही जयशंकर, ये काव्य में भी दिखेंगे इनकी, वो जो है मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, है ना। तो श्रद्धा, मनु, इस टाइप, मतलब सॉरी, जो कविताएं हैं श्रद्धा, मनु, उसमें मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, है ना, फील लेके, मतलब हिंदी साहित्य यही तो मजेदार चीज है ना, कि आपको एक रस वाली फीलिंग है। जब आप कविता पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ मतलब मजा आ रहा है, कुछ मतलब कुछ अच्छी अच्छी बातें हो रही है जिंदगी में, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद। उसके बाद कौन है? अज्ञे, इनका शॉर्ट में नाम लिख लें क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, मतलब संक्षेप लिख लेते हैं ना, प्रसाद। उसके बाद अज्ञे, ठीक है। अब पूरा कौन लिख लेना, अज्ञे। और कौन है? अच्छा, मोहन राकेश भी है ना, मोहन राकेश नाम सुना ही होगा, मोहन राकेश। ये इनकी तो भाई थोड़ा सा ना आपको एक इनका जो है वो भी है नाटक, है ना, पढ़ेंगे आप डिटेल में। तो जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मोहन राकेश। और कौन कौन है? उसको कौन है आप देखिए वहां पर। और एक है कृष्णा सोबती, भाई साहब, कृष्णा सोबती स्पेशल, है ना, सुना होगा नाम आपने, कृष्णा सोबती। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें हम, अगर आप महिलाओं से रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं, और मतलब महिलाओं के मतलब रोमांस से लेकर यौनावस्था से लेकर ऐसी कुछ चीजें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए, कृष्णा सोबती को। बहुत मतलब राजनीति, इन्होंने राजनीति में कुछ लिखा है, थोड़ा सी ना कटाक्ष टाइप मतलब दिखेगा आपको, मतलब कि मतलब एकदम ओपन, मतलब बहुत ज्यादा छिपा छिपा वाली बात ऐसे नहीं होती इनकी, है ना। किसका? कृष्णा सोबती का। ये रहे कुछ जो आपके प्रमुख कहानीकार, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं, नाटक और रंगमंच। नाटक और रंगमंच, इसको हटा देंगे आप। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलिए, और अगर नोट नहीं कर रहे हैं दिमाग में नोट करिए। अगर आप दिमाग में भी नहीं नोट कर रहे हैं तो छोड़िए, कोई जरूरी का नोट करना सारी चीजें आपको नोट नहीं करनी है, बस केवल कुछ चीजें जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हो गए, खंड का ही चल रहा है अभी, ध्यान रखिएगा। कौन सा? नाटक और रंगमंच। नाटक और रंगमंच, नाटक और रंगमंच, ठीक है। नाटक और रंगमंच में इसमें क्या क्या है, कुछ पॉइंट जो है इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कौन सा है का पॉइंट देखिए सिलेबस में, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास का पॉइंट है ना, हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास, है ना। विकास ही कर दें, ठीक है, कर देते हैं, है ना। हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास। अब इसमें देखिए फिर उसको कौन आते हैं, ख पॉइंट है प्रमुख नाटककार। नाटककार की बात आए और समझ रहे ना, ख पॉइंट कौन कौन है, प्रमुख नाटककार। नाटककार कौन कौन है? सबसे पहले तो आप इनको पढ़िए,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये प्रमुख नाटककार में कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप बहुत मतलब शुरू से जानते होंगे, है ना? यही लिखे थे, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का बोल, सुना होगा निज भाषा, यही लिखे हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही लिखे हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका तो एक युग ही चलता है, भारतेंदु युग, है ना? हिंदी साहित्य बहुत फेमस है ये। तो एक ये हो गए। उसके बाद कौन आते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद। देख रहे हैं कहां कहां योगदान है? जयशंकर प्रसाद। इनका आप कोई नाटक पढ़े हैं क्या? स्कंदगुप्त। पढ़े जरूर, नहीं पढ़ेंगे पढ़िए, नाटक पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। उसके बाद आता है जगदीश चंद्र माथुर। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। और एक आपने और सुना होगा, कौन? राम कुमार वर्मा, बहुत फेमस है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये भी मतलब बहुत फेमस नाटककार हैं। आप इनको मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी हिंदी साहित्य शुरू से पढ़ा होगा तो आप इनसे परिचित होंगे। आपने कहीं ना कहीं जरूर कुछ कुछ चीज पढ़ी होंगी हिंदी साहित्य में, या मतलब हिंदी की बुक में पढ़ी होगी, कि कोई कहानी पढ़ी होगी, कोई नाटक पढ़ा होगा कोई। तो अब जैसे राम कुमार वर्मा के आप नाटक जरूर पढ़े होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो नाटक न पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, ये हो गए। और एक आते हैं, कौन आपके? मोहन राकेश। कौन आते हैं? मोहन राकेश। देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं अब, मोहन राकेश, क्योंकि एक ही आप जो रचनाकार हैं वही उपन्यास भी लिख रहे हैं, कहानी भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख, मतलब सब कुछ लिख रहे हैं। अपना योगदान मतलब बढ़ाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना होगा, एक बार जब आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो याद रहेगा ये चीज। ठीक है, उसके बाद एक आता है ग पॉइंट है, हिंदी रंगमंच का विकास। आप सिलेबस में देखिएगा, हिंदी रंगमंच का विकास, ग पॉइंट, हिंदी रंगमंच का विकास, हिंदी रंगमंच का विकास। ठीक है, एक ये भी पॉइंट है। अब एक जो लास्ट है खंड ख में, पेपर फर्स्ट का जो खंड ख है उसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका आलोचना। यही करते हैं, यहां कर देते हैं ना, वहां बोले आलोचना। ठीक है, आलोचना। इसमें क्या है? आलोचना में क्या करेंगे? करते रहिए आलोचना है, आलोचना करा जरूर होता है। लिखिएगा ध्यान से, नोट करते हैं, लिखिए। का पॉइंट है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। हिंदी आलोचना का पॉइंट क्या है? हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास। हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास। आप देखेंगे सिलेबस में कुछ पॉइंट इसमें स्पेसिफिक करके दिए गए हैं, तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं उसको जरा देखिएगा। इसमें है सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रगतिवादी। कौन कौन से? सैद्धांतिक, ये पॉइंट, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और क्या? प्रगतिवादी। सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी और क्या है? मनोविश्लेषणवादी, आलोचना और नई समीक्षा। मनोविश्लेषणवादी है ना, मनोविश्लेषणवादी और कौन सा? मनोविश्लेषणवादी और कौन सा है? नई समीक्षा है ना। मनोविश्लेषणवादी, आलोचना भी है क्या? कर दीजिए यहीं पर ना, आलोचना और नई समीक्षा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट इसमें रहे हैं।
आपके हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास में। ठीक है, तो थोड़ा इसको हटा देंगे, खाली मतलब स्पेस बना लेते हैं। कुछ और पॉइंट, दो ही तीन पॉइंट बचे, ज्यादा नहीं बचे हैं। इसमें प्रमुख आलोचक के बाद जो है आपका खंड ख यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखिएगा। प्रमुख आलोचक कौन सा पॉइंट था ये, ख। प्रमुख आलोचक, ठीक है। अब ये तो कई बार पढ़े ही नहीं होंगे, जब आप मतलब कि बेसिक बुक पढ़ रहे होंगे या मतलब आप जो हिंदी पढ़ रहे होंगे क्लास 9, 10th या मतलब कहीं पर, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं आता है आलोचक। आप कहानी उपन्यास बहुत सुने रहते हैं, कहानी सुने रहते हैं, उपन्यास सुने रहते हैं, कविताएं सुने रहते हैं, नाटक भी पढ़े रहते हैं, लेकिन आलोचना थोड़ा सा मतलब जल्दी नहीं मिलता भी है, मतलब कि आदमी को ध्यान नहीं दे पाता है उसको, रिकमेंड मतलब उसका ना मतलब कि एनालिसिस नहीं कर पाता है या उस समझ में नहीं आता है। एक तो निबंध वाला पोर्शन और वो आलोचना का वो समझ जल्दी नहीं आता है, तो कई बार उसमें गलतियां होती हैं। तो प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं जरा इसमें देखिएगा। एक है रामचंद्र शुक्ल, भाई साहब कौन है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल प्रमुख आलोचक में रामचंद्र शुक्ल नाम सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। इनकी जो रचनाएं होती है बड़ा मतलब क्लिष्ट टाइप होती है, मतलब कि बोर, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी फोकस इधर रखिए तब बोर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब क्या चला ठीक है मतलब पढ़ लेते हैं, इस टाइप। कई बार आपको बोर इतना टाइम महसूस होगा। बहुत मतलब विश्लेषणवादी है ना, ये मतलब बहुत एनालिसिस करते हैं, घुमा फिर आगो से इधर उधर ऐसे वैसे, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक तो ये रहे रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़े होंगे आप, है ना, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको भी आपने जो है पढ़ा होगा, लेकिन समझ में आया होगा नहीं आया होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पढ़ा जरूर होगा आपके। हमको लगता है जब आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे होंगे तो हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, कोई मतलब कि रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता होगा ना, आपको डर टाइप लगता होगा, पता नहीं क्या लिखा गया है क्या लिखे इसमें सन छाट करके, इस टाइप का। स्टोरी क्या होता है, एक बार पढ़े तो आप समझ आ जाता है कम से कम, फिर उसके बाद 2 एक बार और देख लेते हैं क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको जो ये आलोचना है या मतलब इस टाइप की जो ये राइटर है, मतलब कि रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मतलब समझ में नहीं आएंगे, आपको बोर फील होने लगे आपको, क्योंकि उस समय क्या होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है, एनालिसिस आदमी नहीं करना चाहता। बच्चे होते हैं ना, बच्चे कौन करते हैं एनालिसिस, तो थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है, इसका मतलब ये है मेरा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन है, रामविलास शर्मा। कौन, रामविलास शर्मा। ठीक है, एक रामविलास, इनको भी नहीं जानते होंगे ये इनको जानते हैं आप, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद जानते भी हैं, ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं ना वो समझना आपको टफ हो जाता है। लेकिन ये जो रामविलास शर्मा कितने लोग जानते नहीं, वो सुना ही नहीं होगा, रामविलास शर्मा कौन है, कहां से है, ये इस टाइप फीलिंग आती होगी। ठीक है, और कौन है, और है आपके नगेंद्र ठीक है, प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और कौन, आपके रामविलास शर्मा हैं और नगेंद्र हैं। ये कुछ आपके जो है रचनाकार रहे हैं। ठीक है, मतलब जो प्रमुख आलोचक हैं। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, इसी में है ना, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। ठीक है, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। अब जो अन्य विधाएं हैं ये क्या क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या है, ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध। इसमें क्या है, अब यूपीएससी वाला निबंध नहीं है जो 250 नंबर का आता है, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा टफ पड़ जाता है। ललित निबंध ये अलग है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक ललित निबंध हो गया, और कौन सी विधा है इसमें, और आपका रेखा चित्र। क्या है,
रेखा चित्र, रेखा चित्र, ललित निबंध, रेखा चित्र, और एक इसमें आता है आपका संस्मरण। क्या है? संस्मरण। क्या है? संस्मरण। ठीक है, ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, और एक आता है आपका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, कौन सा? यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो ये कुछ रहा आपका जो है खंड ख। अभी हम लोग पेपर फर्स्ट का जो है सिलेबस कंप्लीट किए हैं। पेपर फर्स्ट में 2 पार्ट थे, खंड क, खंड ख। खंड क कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने जो है खंड ख को भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आपका खंड ख कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ मेन पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपका प्रश्न पत्र 2। ठीक है, पेपर 2 डिस्कस किया जाएगा। इसमें कुछ मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमको लगता है एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद फिर जो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक एक पोर्शन करके जो है पूरे सिलेबस को एक एक रचना के साथ या मतलब एक एक विधा के साथ या एक मतलब और उसके साथ साथ कुछ प्रश्न उत्तर के साथ जो है ये सब हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कितनी बातें समझ में आई होगी। कितना टाइम हो गया? टाइम भी ठीक ठाक हो गया लग रहा है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हम करेंगे पेपर 2 का एनालिसिस, जिसमें कि हम खंड क और खंड ख दोनों एनालिसिस करेंगे। खंड क में आपका पद्य साहित्य, पद्य के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और खंड ख जो है वो कौन सा है? गद्य साहित्य। पद्य और गद्य मतलब इसमें क्या है, पेपर 2 में रचनाएं ज्यादातर हैं। ठीक है ना, और उसमें इससे जो है नेम वगैरह बहुत छोटे में लिखे गए हैं। अब पेपर 1 में क्या है, पेपर में थोड़ा सा मतलब चीजें मतलब ज्यादा बताई गई हैं। हालांकि सिलेबस बहुत मतलब पढ़ना बहुत कम है, लेकिन पेपर 2 में पढ़ना बहुत ज्यादा है। दिखता भले है लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको, क्योंकि उस पर रचनाएं होती हैं, और रचनाएं, फिर रचनाओं की व्याख्या, फिर रचनाओं पर एनालिसिस, फिर उसका मतलब ये सब चीज जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें टाइम लग जाता है पेपर 2 में। ठीक है, तो बोर पेपर फर्स्ट थोड़ा सा बोर करेगा आपको, मतलब ऊबन टाइप लगेगा, पढ़ लें कि ना पढ़ लें, लेकिन जानते हैं जब आपको ये बात याद रहेगा दिमाग में कि ये हिंदी साहित्य 500 का है, 500 मार्क्स का है, तब आपको ना मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा पढ़ने के लिए। हिंदी साहित्य में आपको अगर मान लेते हैं कि हिंदी साहित्य 500 में से अगर आप 300 नहीं ला रहा, 300 प्लस ना, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है यूपीएससी में। और मामला गड़बड़ ही नहीं होता है, तब आपको उस समय लगेगा 2 नंबर से 3 नंबर, जब आपका सर्विस चेंज हो जाएगा, जब आपका कैडर चेंज हो जाएगा, जब आपको लगेगा रैंक गड़बड़ हो गई, या मतलब कि आपको मतलब जब ऐसे हल्का फुल्का चीज दिखे, कई बार तो 2-1 नंबर जब आप बाहर हो जाएंगे, तो कहना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, जब आप बाहर होंगे तब आपको लगेगा नहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शनल भी इतना हल्के में नहीं लेना है जितना हल्के में लोग ले लेते हैं। ठीक है, कई बार गलतियां होती हैं, और वही चीज है ना कि एक्सपीरियंस, कुछ चीज हर चीज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं की जाती है। कुछ चीजें क्या होती हैं दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखी जाती हैं, कि दूसरे लोग उस पर क्या कर रहे हैं, क्या अपना जो है स्टेप ले रहे हैं, या स्टेप लेने में उन्होंने गलतियां क्या क्या की, कहाँ कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक किया, इन सब चीजों पर थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप वहां पर नहीं सीखेंगे तो फिर आप गलतियां ही करते रह जाएंगे लाइफ में। अगर एक बार पता चलेगा, तो कहने वाली बातें होती हैं कि गलती करके आप सीखते हैं, गलती करके आप सीखते भले हैं, लेकिन कुछ गलतियां आपको सीखने मौका नहीं देती हैं, कुछ गलतियां आपको सीखने मौका ही नहीं देती हैं, वो आपको सिर्फ जो है रास्ते से हटा देती हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है आपको पढ़ाई में, मतलब कि कुछ तो वही चाहिए ना कि सीखना जरूरी है। मैंने कहना मतलब ये है, क्योंकि आपके पास बहुत सिलेबस है, यूपीएससी सिलेबस इतना छोटा नहीं है। ये तो हिंदी साहित्य चल रहा है, इसके अलावा भी अगर आप जनरल स्टडीज देखेंगे, इसके अलावा आप जो है सी साइड तो अलग ही लेवल का चलता है, पता ही आपको इसमें क्या मतलब, बार बार वही चीज बताना। उसके बाद प्रीलिम्स तो अपना हार्डल है, ये प्रीलिम्स मेंस एक स्टेप जो है। निबंध जो आप देखते हैं जिसके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं होता, निबंध तो और ज्यादा परेशान करके रख देता है, नंबर ही नहीं आते। इंटरव्यू वाला डिस्कस ही नहीं होता, लोग करते ही नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में जाकर लोग छट जाते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे मतलब बार बार सोचने की जरूरत है। हालांकि हम ट्राई करेंगे कि इस जो सीरीज है या मतलब जो ये जर्नी है आपकी, इसमें बने रहें, अंत तक बने रहें, यही सोचकर इसमें जो है एफर्ट किया जा रहा है। बाकी देखते हैं
चीजें कहाँ तक होती हैं, कैसी होती हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। प्रयास तो हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। किस लेवल पे जाकर प्रयास कर रहे हैं कि हाँ अच्छा ही हो, बेहतर ही हो। भविष्य क्या होगा कौन जानता है, भविष्य के बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान जो अभी चल रहा है इसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो अपना सूझबूझ काम कर रहा है, जो अपना, देखिए होता क्या है ना, जब आप कभी कभी जर्नी में आते हैं तो आपको कई बार मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो समस्याएं थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन चीजें बदल जाएंगी, अपने आप बदल जाएंगे, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज की तरफ रखते हैं, फिर मिलेंगे।